ने बड़े विस्तार से इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही, उन तमाम बातों से अपने आप को संबद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड के लोगों ने इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। केदारनाथ की जनता ने भी भाजपा में विश्वास व्यक्त करते हुए सैरा रानी रावत जी को विधायक चुनने का काम किया, लेकिन अकस्मात वो हमारे बीच में नहीं रही, उनका निधन हुआ और निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। आज मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है। आप भी भली भांति परिचित हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतेगी तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे, और अगर हम हारेंगे तो बीजेपी को भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये उपचुनाव 2027 की विधानसभा चुनाव की नींव रखने का काम करेगा। ये उपचुनाव तय करेगा कि 2027 में उत्तराखंड के लोग इस सूबे के अंदर कैसी सरकार चाहते हैं, ये निश्चित रूप से इस उपचुनाव में फैसला होना है। पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बात कही, लेकिन मैं संक्षिप्त में, क्योंकि हमारी मातृशक्ति हमारे बीच में है, आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपको घर जाना है, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज जिस सरकार को 2022 में हमने चुना था, उस सरकार ने हमारे हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। और मैं पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करूंगा, मैं केदारनाथ विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि 4 धाम यात्रा इस प्रदेश के अंदर संचालित होती है। उस 4 धाम यात्रा के माध्यम से हमारी आर्थिकी आगे बढ़ने का काम करती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा संचालित की गई, उससे निश्चित रूप से जो है आप और हमको आर्थिक क्षति भी हुई, और जिस तरीके से यात्रा चलनी चाहिए थी उस तरीके से यात्रा चल नहीं पाई, और इसका खामियाजा हम और आप भुगतने का काम कर रहे हैं। क्या हम फिर से ऐसी सरकार को मजबूत करने का काम करें जो सरकार हमारे हितों के साथ कुठाराघात करने का काम करे? इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं, जो सरकार 4 धाम यात्रा सही तरीके से संचालित ना कर सके, उस सरकार को इस उपचुनाव में अपने वोट के माध्यम से चोट करके सबक सिखाने का समय आ गया है। और मैं समझता हूं कि केदारनाथ की जनता ने ये तय कर दिया है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस को जिताना है। मेरे साथियों, आप देख लीजिए, केदारनाथ मंदिर के अंदर सोने का प्रकरण, जिस सोने के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में कई बार सवाल उठे। हमने सरकार से कहा कि बाबा केदार के दर पर जो सोना आया था, उस सोने का हिसाब किताब केदारनाथ की जनता भी चाहती है और उत्तराखंड और देश के लोग भी जानना चाहते हैं। सरकार द्वारा कोई बात कही गई, कोई जांच की गई? इस बात पर क्यों सरकार मौन है, आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और इसलिए फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के रहते हुए बाबा केदार के दर पर आए हुए सोने की चोरी होती हो, उस सरकार को सबक सिखाने का समय इस उपचुनाव में है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केदार बाबा के मंदिर से शिला ले जा करके दिल्ली के अंदर
केदारनाथ धाम स्थापित करने का काम किसने किया? क्योंकि मुख्यमंत्री परसों आए थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमने दिल्ली के अंदर केदार धाम स्थापित करने का प्रयास नहीं किया और मुझे जानकारी नहीं थी। अरे कैसे मुख्यमंत्री हो भाई? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जब कोई कार्यक्रम बनता है तो मुख्यमंत्री को एक एक पल की खबर होती है, क्या होने जा रहा है उसकी भी खबर रहती है। ये पहली मर्तबा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने दिल्ली के अंदर जो है केदारनाथ धाम की स्थापना नहीं की। हमने कानून बना दिया कि 4 धामों का कोई दुरुपयोग ना कर सके। आपने शिलान्यास कर दिया और जब केदारनाथ के लोगों ने, जब उत्तराखंड के लोगों ने इसका तीखा और तीव्र विरोध करने का काम किया, तब सरकार की आंख और कान खुले। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा, तब प्रदेश की सरकार को लगा कि जो कृत्य हमने केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का काम किया है, यदि कदम पीछे नहीं खींचेंगे तो इस उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा जलजला आएगा कि सरकार स्वतः ही लड़खड़ाकर गिर जाएगी। ये स्थिति, ये हालत इस सरकार में की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2013 की आपदा का जिक्र मेरे साथियों ने किया। 2013 की जो आपदा आई थी, उस आपदा के दौर में हम सरकार में थे। मुझे भी इस केदार घाटी में आने का अवसर मिला। मैंने भी उस दौर को बड़ी नजदीक से देखा। मैंने आपके दर्द को भी समझा, आपके मर्म को भी समझा, किस तरीके से गांव खाली हो गए। हम जिस गांव में भी गए तो हमारी माताएं और छोटे छोटे बच्चे वहां पर थे, और जब हमने उनसे पूछा तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही तो गला भर आया कि वास्तव में जो 13 की आपदा थी, उस 13 की आपदा ने हमारा सर्वोच्च हमसे छीनने का काम किया। और कहीं लग नहीं रहा था कि 2013 की जो आपदा आई है, हम इस पर जो है शीघ्र यात्रा प्रारंभ करने का काम कर सकेंगे। केंद्र के अंदर कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, राज्य के अंदर हमारी सरकार थी। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम केदारनाथ यात्रा को शीघ्र प्रारंभ करने का काम करेंगे। और याद दिलाना चाहता हूं साथी, पूरे विश्व में यह लग रहा था कि केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी। उन विषम परिस्थितियों में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे दुनिया को यह संदेश दिलाने के लिए कि केदारनाथ सुरक्षित है, केदारनाथ की यात्रा सुरक्षित है, उन्होंने पैदल चल करके केदारनाथ धाम तक ये है कांग्रेस। और आपके सामने है कि हमने विषम परिस्थितियों में काम करते हुए केदारनाथ की यात्रा को पुनः प्रारंभ करने का काम किया। साथियों, ये बताइए ना, देव यात्रा प्रबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस दौर में केदारनाथ यात्रा कांग्रेस ने संचालित की। उस यात्रा में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। जब हम आए तो कहीं पर देवी आपदा प्रबंधन दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम केदार घाटी के लोगों को भगवान बाबा केदार के भरोसे छोड़ने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। तो जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया हो, क्या हम ऐसे लोगों को माफ कर दें? नहीं। ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में अपने वोट के माध्यम से आप सत्ता में बैठे हुए लोगों को सबक सिखाने का काम करें। इसलिए आज हम आपसे गुजारिश करने आए हैं। आज हमारे साथियों ने कहा कि सरकार में बैठे हुए लोग 5 किलो राशन मुफ्त में देकर के कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ऐसी सरकार है जो एक हाथ से देती है और दोनों हाथों से लूटने का काम करती है, लूटने का काम। आप बताइए, आपको महीने में 5 किलो राशन मिलता है ना? गैस का सिलेंडर जो 400 का था कांग्रेस के जमाने में, वो कितने में मिल रहा है बताओ? 1200 में मिल रहा है। अगर एक महीने में एक सिलेंडर खर्च होता है तो 800 रुपए की चपत तो सरकार ने यहां पर लगा दी।